2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के साथ ही सरकार का ज्यादा जोर भारत के रिलीजियस इकोनॉमी को डेवलप करने में रहा है। फिर चाहे वो बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या में बनता हुआ राम मंदिर। इसका सबसे बड़ा रीजन है टूरिज्म। पिछले 2 सालों में बनारस में करीब 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विजिट किया, जिस वजह से बनारस के आसपास के ओवरऑल पूर्वांचल रीजन की इकोनॉमी डेवलप हो गई। दुनिया के हर देश अपने हेरिटेज को डेवलप करके अपने टूरिज्म को ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसा ही प्रयोग 90s के टाइम में दुबई में ही हो रहा था। जहां दुबई में 70s के टाइम में सिर्फ रेत हुआ करती थी, वहां 90s के एंड में उनके पास 828 मीटर का बुर्ज खलीफा था। इसके साथ ही समुद्र के बीच में बसा हुआ उनके पास पाम जुमेरा भी था, और नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना के दुबई दुनिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन बन गया टूरिज्म का। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मिड 80s में गल्फ एयर ने अपनी सर्विसेज दुबई में नहीं बंद की होती और एमिरेट्स की शुरुआत नहीं हुई होती। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एमिरेट्स एयरलाइंस आज दुबई की रीढ़ की हड्डी है। कस्टमर फर्स्ट की पॉलिसी वाली एमिरेट्स आज दुनिया की कुछ उन चुनिंदा एयरलाइंस में से है जिसने कभी भी लॉसेस नहीं देखे हैं, फिर चाहे वो 9-10 का रिसेशन हो या फिर 2019-20 का कोविड-19 पैंडेमिक हो। कोविड के बाद जहां दूसरी एयरलाइंस अपने सर्वाइवल का रास्ता ढूंढ रही थी, वहीं एमिरेट्स ने अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया, जहां उन्होंने करीब 10,581 मिलियन दिरहम का उन्होंने प्रॉफिट रेस किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई एमिरेट्स एयरलाइंस की, क्या है इनका बिजनेस मॉडल और कैसे इनकी कस्टमर पॉलिसी की वजह से ये दुनिया में सबसे बेस्ट एयरलाइंस की तरह जानी जाती है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं एमिरेट्स की पूरी कहानी। नाइनटीन 40s के टाइम में दुबई ब्रिटिश कंट्रोल की सबसे खास जगहों में से एक होती थी। वजह थी इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि दुबई एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जस्ट सेंटर में आता है, जिस वजह से इसे एक रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह से ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे, जिसके बदले में दुबई को थोड़ा रेंट मिल जाया करता था। लेकिन 1950s के टाइम में दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने सोचा कि दुबई के लिए एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी डेवलप की जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले कुछ सालों में ऑयल की इकोनॉमी हमारी डिप्रिशिएट करेगी, जिस वजह से वो एक नई इकोनॉमी की तलाश में थे अपने कंट्री के लिए। और दुबई की स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखते हुए उन्होंने 1959 में दुबई में एक एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद 1960 में दुबई का पहला एयरपोर्ट बनकर तैयार होता है, जिसका रनवे से सैंड को कंप्रेस करके बनाया हुआ था और इनका टर्मिनल एरिया सिर्फ 1 कमरे के बराबर हुआ करता था। इस समय सिर्फ छोटी फ्लाइट से दुबई में आ सकती थी, लेकिन दुबई ने काफी तेजी से डेवलप किया और 1965 तक अपने कंक्रीट के रोड्स बनवाए रनवे के लिए, जिसके बाद 1965 से मिडिल ईस्ट की भी फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई दुबई में। 1969 तक दुबई में करीब 9 एयरलाइंस काम कर रही थी, जो कि करीब 20 डेस्टिनेशन तक अपने टूरिस्ट को लेकर जाया करती थी। उन दिनों पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ गल्फ एयर ही काम किया करती थी, जो कि बहरीन की एक एयरलाइंस थी। पूरे मिडिल ईस्ट के लोगों को अगर एक अच्छी फ्लाइट पकड़नी होती थी तो वो पहले गल्फ एयर से बैठ के दुबई आते थे ट्रैवल करके, उसके बाद वो दुबई से एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेके पूरे दुनिया में ट्रैवल किया करते थे। 1980 में गल्फ एयर ने दुबई को एक ऑफर दिया कि वो गल्फ एयर का 50% हिस्सा खरीद ले, जिस वजह से गल्फ एयर दुबई की एक ऑफिशियल एयरलाइन बन जाएगी। अब इसमें दोनों को फायदा होने वाला था, दुबई की इनकम बढ़ जाती और गल्फ एयर एक इंटरनेशनल फ्लाइट बन जाती। लेकिन दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद गल्फ एयर ने अचानक से अपनी सारी एयरलाइंस दुबई जाने के लिए बंद कर दी और अचानक से दुबई को एक बड़ा लॉस होने लगा। अब यहाँ शेख राशिद ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जहां पे उन्होंने अपनी पूरी टीम से बात किया, जिसके बाद एक नई एयरलाइन शुरू करने का फैसला किया गया। लेकिन शेख राशिद ने यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए। सबसे पहला, एयरलाइंस हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे कॉस्ट जो एलोकेट किए गए थे वो सिर्फ $10 मिलियन ही किए गए थे। लेकिन ये $10 मिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए कितना कम है, इसको बस हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि बोइंग 707 की उस समय की एक एयरलाइन खरीदने के लिए आपको करीब $25 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको पायलट को भी ट्रेन करना पड़ेगा, आपको क्रू को भी ट्रेन करना पड़ेगा और साथ में मेंटेनेंस भी देखनी पड़ेगी। दुबई ने इसका रास्ता निकालने के लिए पाकिस्तान से 2 बोइंग 737-300 एयरलाइंस लीज पे ले लिए। अब यहाँ पूरा ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, क्रू की हेल्प करना और इसके साथ ही पायलट्स को ट्रेन करना, ये पूरा काम पाकिस्तान एयरलाइंस का ही हो गया। अब एयरलाइंस को लीज पे लेने की वजह से जो 6 से 7 करोड़ डॉलर खर्च होने वाले थे, वो घट के सिर्फ $1 करोड़ में ही दुबई ने पूरी एयरलाइंस अपनी बना ली। इन दोनों प्लेन्स पे एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई और 25 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स की पहली फ्लाइट दुबई से कराची तक गई। अपने पहले ही साल के ऑपरेशन में एमिरेट्स ने करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रैवल कराया और सिर्फ 2 सालों के अंदर एमिरेट्स ने खुद की अपनी फ्लाइट्स खरीद ली और जो उन्होंने लीज पे पाकिस्तान से लिया था उसको भी वापस कर दिया। लेकिन इसी बीच अगस्त 1990 में इराक ने करीब 1 लाख सैनिकों के साथ कुवैत पे इन्वेड कर दिया और गल्फ वॉर की शुरुआत हो गई। इस पूरे गल्फ वॉर ने दुबई का काफी ज्यादा साथ दिया, क्योंकि इसके बाद सारी एयरलाइंस मिडिल ईस्ट की तरफ ट्रेवल नहीं कर रही थी, जिसका एमिरेट्स ने जम के फायदा उठाया।
अगर आप वॉर के लास्ट के 10 डेज में देखेंगे तो सिर्फ एमिरेट्स की ही फ्लाइट ट्रेवल कर रही थी मिडिल ईस्ट के बीच में। अब इससे धीरे धीरे एमिरेट्स की पूरे कंट्रीज में ब्रांडिंग होती गई। इस वॉर की वजह से एमिरेट्स ने अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में फैला दिया। लेकिन दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के लिए एमिरेट्स उनके सक्सेस की एक सबसे बड़ी चाबी थी। दुनिया का सबसे बिजी अगर हम लॉन्ग फ्लाइट रूट देखें तो वो यूरोप को डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है, और सबसे लंबी डिस्टेंस की फ्लाइट देखें तो वो न्यूयॉर्क से लेकर सिंगापुर तक आती है, जो कि 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसको पूरा करने के लिए कोई भी फ्लाइट करीब 22 से 25 घंटे लिया करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी फ्लाइट एक बार में ये डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती है, क्योंकि फ्यूल उतना ज्यादा नहीं एक बार में लोड किया जा सकता है। तो किसी भी फ्लाइट को बीच में एक जगह स्टे लेना होता है। अब एमिरेट्स के लिए यहाँ पे दुबई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह काम करता है। तो कोई भी पैसेंजर जब सबसे पहले न्यूयॉर्क से चलता है तो उसे दुबई लेके आया जाता है, और दुबई में फ्यूल भरा जाता है। उसके बाद वो सिंगापुर तक जाती है। अब किसी दूसरी एयरलाइन को किसी एयरपोर्ट पर रुक के रिफ्यूलिंग के लिए एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करना होगा, लेकिन एमिरेट्स अपने दुबई में ही अपनी फ्लाइट को रोकता है, जिस वजह से उनको एक्स्ट्रा फीस किसी को भी नहीं पे करनी होती है। और दूसरी सबसे खास बात, जब एमिरेट्स न्यूयॉर्क से दुबई के लिए चलती है तो वो सिर्फ उतना ही फ्यूल उसमें भरती है। तो जितना कम फ्यूल प्लेन के अंदर होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंट प्लेन होगा। फ्यूल जब प्लेन में एक्स्ट्रा होता है तो प्लेन का वेट बढ़ जाता है और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एमिरेट्स यहाँ पे काफी सारा ऑपरेशनल कॉस्ट बचा लेती है। लेकिन दुबई में पैसेंजर्स को हॉल्ट देने की एक और काफी बड़ी वजह है एमिरेट्स के पास। आइए इसको एक स्टडी से समझते हैं। तो 2016 में एक स्टडी हुई जिसमें एयरलाइंस का वेटेड कनेक्टिविटी रेशियो निकाला गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एयरलाइन एक जगह से दूसरे जगह जाती है और बीच में किसी हब पे अगर रुकती है तो उस हॉल्ट में टोटल कितना टाइम लिया जाता है, इसी को बोला जाता है। तो वेटेड कनेक्टिविटी रेशियो में एमिरेट्स अपने कंपटीटर एतिहाद और कतर से काफी ज्यादा पीछे रह गई। इसका मतलब यह है कि एमिरेट्स अपने हॉल्ट में काफी ज्यादा टाइम लेती है अपने कंपटीटर से। बट क्वेश्चन ये है कि वो एयरलाइन जो कि इतना बेस्ट परफॉर्म कर रही है वो रीबोर्डिंग में इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एमिरेट्स खुद चाहती है कि लोग दुबई में ज्यादा देर तक रुकें। पिछले 30 सालों में दुबई ने अपने आप को टूरिज्म में काफी आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, जिसमें उन्होंने बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और काफी सारे चीजें बनाई है जहां पे टूरिस्ट आके अट्रैक्ट हो सके। और एमिरेट्स दुबई के लिए पैसेंजर को लाने का काम करती है। तो जब एमिरेट्स वहां पे कुछ देर हॉल्ट लेती है तो कस्टमर जाके कुछ सामान खरीद के दुबई में आते हैं, जिस वजह से ओवरऑल दुबई का रेवेन्यू बढ़ता है। तो ज्यादातर पैसेंजर जो यूरोप से साउथ ईस्ट एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं वो 1-2 दिन का दुबई में हॉल्ट ले लिया करते हैं और वहां पे कुछ देर घूम लिया करते हैं, जिससे कि ओवरऑल दुबई की भी रेवेन्यू बढ़ती है। और उसके बाद वो एमिरेट्स से ट्रेवल करके वो अपने दूसरे लोकेशन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये विन विन स्ट्रेटेजी है दुबई के लिए भी और एमिरेट्स के लिए भी। एमिरेट्स ने अपने आप को एक लॉन्ग हॉल कैरियर बनाया है। इसका मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ही ट्रेवल करते हैं, जहां पे दुबई को एक हब की तरह यूज करते हैं। अब इसके लिए एमिरेट्स बोइंग 777 और एयरबस 380 यूज किया करता है, जिसमें अराउंड 550 से लेकर 850 पैसेंजर एक बार में ट्रेवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा पैसेंजर्स को एक बार में ले जाना दुबई की एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पे ये कई टाइप के प्राइसेस में कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचा करते हैं। यहाँ आप इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमी क्लास भी बनाया है, बिजनेस क्लास भी बनाया है और फर्स्ट क्लास भी बनाया है। इसका मतलब है इस 800 पैसेंजर वाले स्पेस में ये हर टाइप के कस्टमर्स को अपने साथ ट्रेवल कराना चाहते हैं। जिनके पास कम पैसे हैं वो भी, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो भी। और सेम टाइप की फ्लाइट यूज करने की वजह से इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जितने प्लेन्स हैं वो एक ही तरीके के हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आती है वो एक ही टाइप की आती है। तो उसके लिए बहुत ही कम इंजीनियर्स और बहुत ही कम मेंटेनेंस के लोग लगते हैं। लेकिन इन सभी जगहों से पैसा बचाने वाली एमिरेट्स अपना सबसे ज्यादा पैसा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे खर्च करती है। वो अपने कंज्यूमर को बेटर से बेटर एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं और वहीं पे इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। साल 1992 में एमिरेट्स दुनिया की पहली ऐसी फ्लाइट बनी जिसने इन हाउस एंटरटेनमेंट का सिस्टम लोगों को दिया। मतलब आपको फ्लाइट में आपको सामने एक टीवी लग जाती है, जिससे आप अपना एंटरटेनमेंट के भी साधन ढूंढ सकते हैं। आज एमिरेट्स अपनी सभी सीट टेक्सास की ज़ोडियक सीट से बनवाती है, जिसमें पैनासोनिक की एलसीडी स्क्रीन्स लगी होती है, जिसमें 1200 से ज्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स आया करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। यहाँ पे कस्टमर को इन फ्लाइट एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एमिरेट्स ने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश किया। ज्यादातर फ्लाइट्स में जब बच्चे ट्रैवल करते हैं तो बच्चे ज्यादातर रोते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को होती है और उनका इन फ्लाइट एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए अलग टाइप के एंटरटेनमेंट चैनल्स रखे हैं और इसके साथ ही बच्चों के लिए अलग टाइप के फंकी हेडफोन्स भी उन्होंने ले आए, ताकि बच्चों का अगर एक्सपीरियंस बेटर होगा तो उनके पेरेंट्स का भी एक्सपीरियंस ओवरऑल बेटर हो जाता है। रिसेंटली एमिरेट्स ने करीब $2 बिलियन खर्च किए हैं अपने फ्लाइट एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बनाने में और अपने कैबिन की इंटीरियर्स और फ्लोरिंग को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। साल 2018 में एमिरेट्स दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने फर्स्ट क्लास में लोगों को पर्सनल केबिन्स देना शुरू किया, जिसमें आपको ऑन डिमांड मील से लेकर आपको फ्लाइट के अंदर शावर तक की फैसिलिटी इसमें दी गई। वो फूड सर्विसेज जो सिर्फ 5 स्टार तक सीमित थी, एमिरेट्स ने अपने प्लेन्स के अंदर उन्हें प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। आज एमिरेट्स 13 से ज्यादा रेसिपीज अपने फ्लाइट में ऑफर किया करती है। इसके साथ ही ऑन डिमांड केक और शैंपेन भी।
वहीं फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए इन्होंने ये सर्विस और भी ज्यादा पर्सनलाइज कर दी है। आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो चीज आपको इनके शेफ बना के देंगे। इस कंपनी का मेजर फोकस है अपने इन फ्लाइट कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना। एमिरेट्स ने पिछले कुछ सालों में देखा कि उनके वेगन फूड की डिमांड फ्लाइट में ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए एमिरेट्स ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फॉर्म बनाया, जिसमें करीब $40 मिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ ग्रो होने वाले सारे फ्रूट और वेजिटेबल एमिरेट्स अपने कस्टमर को फ्लाइट में ऑफर किया करती है, जो कि पूरी तरीके से पेस्टिसाइड और केमिकल से फ्री होते हैं, क्योंकि एमिरेट्स अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोवाइड करना चाहती है। इस कंपनी का मेजर फोकस है कि जब भी कोई कस्टमर इनके साथ ट्रेवल करे तो वो ऑनबोर्डिंग के साथ ही उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, जिस वजह से वो जब नेक्स्ट टाइम अपनी फ्लाइट बुक कर रहा हो तो उसे सिर्फ एमिरेट्स का ही याद आए। एमिरेट्स दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइंस है जो कि अपने इकोनॉमी क्लास कस्टमर्स को भी पर्सनल एमिनिटी किट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कस्टमर को फ्लाइट में यूज में आने वाले सारे टूथब्रश, सॉक्स, आई शेड जैसे सारी जरूरत की चीजें अवेलेबल होती है। एमिरेट्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास हर तरीके के कस्टमर्स उनके साथ ट्रेवल करें। अगर आप एमिरेट्स के वेबसाइट पे जाएंगे और आप दिल्ली से दुबई तक का अगर आप फ्लाइट का कॉस्ट देखेंगे तो आपको दिल्ली से दुबई तक का जो कॉस्ट होगा वो आपको इकोनॉमी क्लास में आपको 17 से 18,000 पड़ जाएगा और फर्स्ट क्लास आपको 1,68,000 का पड़ेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमी वाला भी कस्टमर ट्रेवल कर सकता है, बिजनेस कस्टमर भी ट्रेवल कर सकता है और फर्स्ट क्लास में भी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो एमिरेट्स का मेजर फोकस है कि हर तरह की ऑडियंस जो कि ट्रेवल करती है वो एमिरेट्स के साथ ही ट्रेवल करे। इसके साथ ही एमिरेट्स का जो दूसरा बड़ा बिजनेस है वो कार्गो का है। जब 1985 में इन्होंने अपनी एयरलाइन शुरू किया था, उसी समय इन्होंने अपनी कार्गो की भी सर्विस शुरू की थी, जिस समय इनके पास सिर्फ 2 फ्लाइट हुआ करती थी जो कि कराची और मुंबई तक जाके कार्गो की सर्विस दिया करती थी। लेकिन आज एमिरेट्स 140 से ज्यादा डेस्टिनेशन, 85 से ज्यादा कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कार्गो की। आज कार्गो सर्विस में भी एमिरेट्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइंस है। कोविड के टाइम में ऐसा पहली बार हुआ कि ये कंपनी लॉसेस फेस करने जा रही थी। कोविड के समय जब कोई भी पैसेंजर इनके साथ ट्रेवल नहीं कर रहा था, उस समय कंपनी ने फ्लाइट में से सारी सीट्स निकाल दिया और कोविड से रिलेटेड सारी जितनी जरूरत की सामान थी उसको पूरी दुनिया भर में लोगों को सर्विस देना शुरू किया। फिर चाहे वो मेडिसिन हो, पीपी किट हो या फिर दूसरे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट वाली चीजें हो जो कि कोविड में जरूरत थी। एमिरेट्स ने पूरी दुनिया भर में जाके दवाइयों की डिलीवरी किया, जिस वजह से एमिरेट्स ने अपने कार्गो के बिजनेस से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था, जिस वजह से 2020 से 22 के बीच में थोड़ा लॉस फेस करने वाली कंपनी ने 2023 के फाइनेंशियल ईयर में करीब $10,581 मिलियन का प्रॉफिट रन किया। इस वजह से एमिरेट्स कोविड के बाद उन पहली एयरलाइंस में थी जिसने बाउंस बैक किया। 2022 में एमिरेट्स ने करीब 1 लाख मिलियन दिरहम का रेवेन्यू जनरेट किया और इसके साथ ही 10,000 मिलियन दिरहम का इन्होंने करीब प्रॉफिट अर्न किया। और इन पूरे रेवेन्यू और प्रॉफिट के पीछे है एमिरेट्स की 1 लाख से ज्यादा बड़ी टीम, जिनका एक ही मिशन है कि जैसे ही कस्टमर बोर्ड कर जाए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दे देना है, ताकि उसको एमिरेट्स हमेशा के लिए याद रह जाए। दोस्तों, ऐसी टीम तभी तैयार होती है जब उसके पीछे एक विजनरी लीडर हो, और दुबई के पास एक ऐसा विजन है कि वो दुनिया में हर चीज में नंबर 1 बनना चाहते हैं, और यही चीज उन्होंने एमिरेट्स के साथ भी किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये केस स्टडी? आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। आप अगर वीडियो लाइक करते हैं तो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।